सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड लेट्स डिस्कस आज के टॉपिक्स। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं आजकल, तो उसको पढ़ने में 2 घंटे लग जाते हैं, फिर क्वेश्चन फ्रेमिंग में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब फिर रिकॉर्ड करना और सेशन अपलोड करना। तो डिस्कस करते हैं। पहला साइमल्टेनियस सिलेक्शन, दूसरा डिफेंस की कुछ न्यूज़ है, मिलान एक्सरसाइज है, लॉस एंड डैमेज फंड है, एक्सपीओ सेट, इस पे मैं आपसे पोलराइजेशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करूंगा, एंटी वायरल थेरेपी, रिपोर्ट ऑन एयर पोल्यूशन, ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक पॉलिटी का है, ये डिफेंस का टॉपिक है, ये भी डिफेंस आईआर का टॉपिक है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। मैंने आपको कहा था COP28 के लिए कुछ पेज छोड़ के रखो, सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये साइंस का टॉपिक है, ये साइंस का टॉपिक है, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, दैट इज़ रिपोर्ट ऑन एयर पोल्यूशन, ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन की अगर बात किया जाए तो इसे हम पॉलिटी साइंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये बिल है, जो पूरा जो बिल है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो जनरली वी कैन काउंट इट अंडर पॉलिटी सेक्शन। और फिर आपका जो मेंस का प्रश्न जो मैं आपको देता हूँ, आज का क्वेश्चन दे दो, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ, प्रश्न कहाँ गया, तो आई थिंक यहाँ पे प्रश्न, चलो प्रश्न बाद में है, लिखा हुआ है प्रश्न, मैंने फ्रेम किया हुआ है। इट इज़ रिलेटेड विद द साइमल्टेनियस सिलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये नंबर आप याद रखो, ये नंबर, कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे करें। कोई भी दिक्कत है आपको, कई सारे इश्यूज हम फेस करते हैं नॉन एकेडमिक लेवल पे भी, जो आपके मेंटल स्ट्रेस को अफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, तो उस पर्पस के लिए आप ज़रूर से मुझसे जुड़ें, ठीक है। अगर डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी लेवल पे, है ना। बहुत सारे मुझे कॉल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कई कंसर्न होते हैं आप लोगों के, तो आप बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आप एक बार मैसेज करें, डिपेंडिंग अपॉन योर अर्जेंसी मैं खुद आपको कॉल करूँगा। फिर सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग ज़रूर से डाउनलोड करें। और अभी एग्रीकल्चर ऑप्शनल बहुत अच्छा मौका है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, अभी भी अगर आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल ज्वाइन करते हैं तो अभी लाइव, मतलब अभी क्लासेस चल रही हैं। पेपर 1 हो चुका है, पेपर 2 की 16 क्लासेस हो चुकी हैं, और इन सब क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है, बट ज्वाइन करने से पहले आप मुझे मैसेज जरूर से करें। और पेपर 2 को लेके आपको जो भी कन्फ्यूज़न है, देखो 1-2 लेक्चर्स इसमें पढ़े हुए हैं, आप लोग गो थ्रू हो जाओ, टू द पॉइंट कंटेंट है, बस आपको उसको पढ़ना है। इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हो, बट यहाँ लगभग आपके 300 पेज के नोट्स होंगे, उतना कर लो, यू विल स्कोर गुड। अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जब मेंस होगा, पेपर आएगा, एक बार देख लेना, ठीक है, कंपेयर कर लेना जो लोग हैं फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ये जो प्राइस है 50 टेस्ट का, अब ये इंक्रीज्ड है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑन एडवांस करंट अफेयर्स, इसका जो 7th टेस्ट है वो इस संडे को रात को 9 बजे है। टेस्ट 3 और टेस्ट 4 का PDF डाल दिया है मैंने। 5 AM सीरीज़ का 23 नवंबर तक का कंटेंट भी डाल दिया है। ARC रिपोर्ट का कंटेंट भी आपका अवेलेबल है, जिसमें इथिक्स इन गवर्नेंस है, रिपोर्ट ऑन टेररिज्म है, उसके बाद सोशल कैपिटल वाली रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। एटलीस्ट कुछ आप लोग इसको गो थ्रू हो जाओ, और इसको याद रखना है कि ये GS पेपर 2 और 3 के लिए और 4 के लिए, इथिक्स वाला पार्ट भी 4 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दिसंबर से पहले सब कर डालो, 2-3 दिन का समय लगेगा। और इस सब के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद द साइमल्टेनियस इलेक्शन। ये टॉपिक आपको पॉलिटी सेक्शन के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज द साइमल्टेनियस इलेक्शन। द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन। टॉपिक की अगर बात की जाए तो मतलब एक साथ इलेक्शन कराने की बात आपकी की गई है। तो इस पर कुछ पॉइंट्स हैं, पहले भी इस पर हमने काफ़ी डिस्कशन कर रखा है, बट इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको देखते हैं। फर्स्ट 4 जो जनरल इलेक्शन है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए थे। फर्स्ट 4 जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वो साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए थे, मतलब इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, लोकसभा और स्टेट असेंबली में। फिर उसके बाद ये जो प्रपोजल है जिसमें हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करें, तो नीति आयोग के द्वारा भी इस प्रपोजल को बैक किया गया था 2017 को। इवन ऑनरेबल जो एक्स इंडिया के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उनके सदस्यता में मतलब उनके चेयरमैनशिप में कमेटी का गठन भी आपका जो है किया गया है। अब अगर देखा जाए तो लॉ कमीशन ने भी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने रखी थी कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हैं तो क्या क्या लीगल और संवैधानिक लेवल पे चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वो भी है। सो साइमल्टेनियस इलेक्शन क्यों ज़रूरी है ये कहा गया। देखो ये कहा गया कि अगर आप बार बार इलेक्शन करते हो तो बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, तो मैसिव एक्सपेंडिचर एक बड़ा फैक्टर है कि बार बार इलेक्शन हो रहा है। जैसे अभी ये जो 4 स्टेट्स हैं उन पे इलेक्शन हुआ, फिर बाद कुछ समय फिर कोई इलेक्शन आएगा, तो हमेशा इलेक्शन का इस चलता रहता है, इससे खर्चा भी काफ़ी अधिक आपका रहता है। तो अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो एक इलेक्टोरल रोल होगा और उसमें एक वोट होगा और वोटिंग % करने जा रहा है, और वो दोनों में काउंट हो जाएगा, या
उसमें जो भी प्रोसीजर लेकर आ जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट, और जैसे बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, उसमें भी कई चैलेंजेस आपके आते हैं। तो चाहे वो सिक्योरिटी हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा चैलेंज होता है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है डिपेंडिंग अपॉन ऑफिसर की कैसी रेपुटेशंस हैं, तो ऑफिसर्स को इधर से उधर आपका ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वो भी एक चैलेंज आपका रहता है कि किस तरीके से, मतलब क्योंकि वो ऑफिसर्स खाली इलेक्शन के लिए नहीं हैं, बहुत सारे डिफरेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी भी उनकी रहती है, पुलिस की भी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे लेवल, बट सारे सब कुछ थम सा जाता है। तो ये थोड़ा सा इसलिए कहा जाता है कि इट्स बेटर कि हम एक साथ इलेक्शन करा दें। फिर सेपरेट इलेक्शंस जो है बहुत सारे, लाइक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे मान लो कोड ऑफ कंडक्ट जब किया जाए तो वैकेंसी नहीं निकाल सकते, बहुत सारे डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो रुक जाते हैं, ये सब भी एक चैलेंज आपका बनता है। फिर जो मनी इन इलेक्शन है, तो इसमें ये भी कहा गया है कि इलेक्शन का जो एक प्रकार से इलेक्शन में जो पैसे का इस्तेमाल होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि एक साथ जब इलेक्शन होगा तो एक साथ सेंट्रलाइज्ड वे में चीज़ों को मॉनिटर कर सकता है, तो उसके लिए भी आसान होगा। बार बार मतलब स्टेट वाइज चीज़ों को रेगुलेट कर पाना या पैसे के जो भी मूवमेंट है उसको ट्रेस कर पाना बार बार इतना आसान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी नहीं है। फिर वन नेशन वन इलेक्शन से एक बेनिफिट ये है कि जैसे अगर आप देखो कोई स्टेट है वहाँ इलेक्शन है तो बहुत सारी चीज़ें, कास्ट, इंडिया में देखो कास्ट कॉन्शियसनेस बहुत अधिक है। इतना समय होने के बाद भी आप देखोगे ना, न्यूज़ चैनल्स पे देखोगे, या हमारा समाज खुद देख लो, बहुत ज़्यादा कास्ट कॉन्शियस है, अभी भी कास्ट कॉन्शियस धीरे धीरे होता जा रहा है। तो ये थोड़ा एक चैलेंज है ना, मतलब कास्ट की जो आइडेंटिटी है वो हम उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, और यही एक बेसिस बन गया डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। कास्ट के बेसिस में डिवाइड करना, रिलीजन के बेसिस में डिवाइड करना थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये जो डिवीज़न है, इस डिवीज़न से कई प्रकार के फ्रेगमेंटेशन समाज के अंदर भी आते हैं, सोसाइटी के अंदर भी काफ़ी अधिक आते हैं। लेकिन अगर वन नेशन और वन इलेक्शन होगा तो उसमें एक एजेंडा जो है एक पर्टिकुलर ही चलेगा। अब उसमें ये ना होगा कि लोकल लेवल पे कास्ट या रिलीजन का इस्तेमाल करके और फिर जो है वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स आपकी किया जाए। फिर इतने सारे इलेक्शन होने की वजह से फटीक भी क्रिएट होता है, बार बार हर 4 महीने में इलेक्शन हो रहा है, साल भर में 3 इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं देखो इलेक्शन होता ही रहता है, कहीं बाई इलेक्शन है, बाई पोल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, होता ही रहता है। तो ये थोड़ा सा एक मैटर ऑफ कंसर्न है, फटीक सा जनरेट हो जाता है। मतलब फटीक का मतलब होता है कि कोई चीज़ बार बार हो जाती है तो मन में एक आलसपन आ जाता है। फिर वाई नॉट साइमल्टेनियस इलेक्शन, आखिर साइमल्टेनियस इलेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्यों होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्यों नहीं आपका होना चाहिए। तो ये कहा गया कि ये फेडरल स्प्लिट के खिलाफ है। ये जरूरी है कि देखो फेडरल स्प्लिट की अगर बात किया जाए तो उसमें स्टेट की अपनी एक स्पेस है, सेंटर की अपनी एक स्पेस है। जब चीज़ों को एक साथ आप करोगे तो कहीं ना कहीं जो स्टेट की एक स्पेस है दैट विल बी डाइल्यूटेड, ये एक चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया है। फिर क्योंकि देखो इलेक्शन जो भी होता है उसमें लोकल इश्यूज़ और रीजनल इश्यूज़ रेज किए जाते हैं। अब अगर मान लो सिर्फ एक बार ही इलेक्शन होगा तो जो नेशनल इशू है, नेशनल लीडर्स वही हाईलाइट होंगे, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है दैट विल बी अफेक्टेड, फेडरल एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होगा, जो रीजनल पार्टीज़ के इश्यूज़ हैं दैट विल बी अफेक्टेड। ये एक चैलेंज जो है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद फेडरल पॉलिटी वुड इंसेंटिवाइज रीजनल डिस्कंटेंट, और रिक्वायर्ड, मतलब इसमें ये भी कहा गया कि अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हो तो बहुत सारा कॉस्ट इससे भी ऐड ऑन होगा कि आपको बहुत सारे ईवीएम्स परचेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक साथ, जैसे अभी क्या होता है कि एक जगह पे इलेक्शन हुआ फिर उन्हीं ईवीएम को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। अभी एक साथ जब सबका इलेक्शन होगा तो फिर सारे जितनी भी ईवीएम्स हैं, वीवीपैट सिस्टम है वो बाय करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, ट्रांसलोकेट जो है वो आपका करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी आपके पास कुछ इलेक्शंस होते ही रहेंगे, जैसे राज्यसभा के इलेक्शंस हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शंस आपके कंटिन्यूसली होते ही जो है रहेंगे। और ये भी कहा गया कि अगर फ्रिक्वेंट इलेक्शंस होते हैं तो जो वोटर्स है उनका भी इंटरेस्ट बना रहता है कि ठीक है यार इलेक्शंस हो रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेशन करता रहता है। बट असल में तो देखो ये भी है कि जो वोटर एक बार में ही पार्टिसिपेट कर सकता है 5 साल के अंदर। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ हैं कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साइमल्टेनियस इलेक्शन पूरा का पूरा टॉपिक कवर्ड हो गया। आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या आप कहीं से भी पॉलिटी पढ़ते हो तो इतना कंटेंट, हाई एनरिच्ड कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो यही न्यूज़पेपर का खासियत है, आप सारे टॉपिक्स हाईएस्ट लेवल का पढ़ रहे हो। और इसलिए मैंने आपको कहा कि ये चीज़ें जो ऑफलाइन सेंटर्स में बच्चे पढ़ते हैं ना, वो कभी बात करके देखना आप लोग।
आप लोग बात करके देखना, कोई चाहे बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ रहा होगा ना, ये इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं देता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो देना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए कट ऑफ इतनी कम जा रही है। अगर आप कंटेंट को जिस तरीके से डिमांड है, जो चेंजेस है उसके बेसिस पे पढ़ोगे ना, ऑल्दो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर कोई प्रिपरेशन अपना न्यूज़पेपर के बेसिस में करता है, उसको भी अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करता है, एक न्यूज़ पर जैसे द हिंदू अगर आप कर रहे हो, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप अच्छा स्कोर कर पाओगे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी खास तौर से। अब क्योंकि वो चीज़ हमारी प्रिपरेशन में आया नहीं, अभी शॉर्टकट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसलिए अभी उसको मतलब स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो उसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार ये चीज़ जब बैठ जाएगी दिमाग में कि यार नहीं, प्रिपरेशन में मुझे न्यूज़पेपर करना ही है और इश्यूज़ को, अच्छे जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उन पर फोकस करना ही है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, उसको मिस नहीं करना है, तो अपने आप ही आप देखोगे कि कट ऑफ भी अपने आप फिर आपका इंक्रीज़ होगी, और जो पॉसिबिलिटी है अच्छे परफॉर्मेंस की वो भी अपने आप इंक्रीज़ जो है वो होगी। दूसरी चीज़, आपका एक स्टूडेंट है, उनका कमेंट भी आया था, उन्होंने ये कहा था कि सर आप किसी टॉपिक पे 20 मिनट ले लेते हो, फिर बाकी में कम ले लेते हो। देखो ये टॉपिक पे डिपेंड, अब देखो ये इतना बड़ा इशू है, अब जिसमें कंटेंट ज़्यादा है ना, तो कंटेंट ज़्यादा, तो उसको समय देना पड़ेगा। अब जैसे मान लो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, अब अगर कभी भी फ्यूचर में इस टॉपिक पे कोई प्रश्न आता है, आप हैंडल कर लो, क्योंकि इससे ज़्यादा करना ही नहीं है। तो टॉपिक अगर बड़ा टॉपिक है तो समय बड़ा लगेगा, छोटा टॉपिक है तो छोटा। अब छोटा टॉपिक में ज़्यादा समय लगा दूँ, वहाँ यहाँ इक्वालिटी के प्रिंसिपल को मत मानो कि यार इक्वालिटी, हर टॉपिक पे इक्वालिटी फॉलो कर। 4 लाइन लिखना, किसी टॉपिक में हमारे लिए 4 लाइन ही काम के हैं, तो हम 4 लाइन ही डिस्कस करेंगे ना, और किसी में हमारे पास 1000 शब्द डिस्कस करने हैं तो 1000 शब्द डिस्कस करेंगे। आप ओवरऑल ड्यूरेशन देखो कि हम लगभग 8 से 10 टॉपिक्स कवर करते हैं, और आपका वही 35-40 मिनट जो समय है वो लगता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। दूसरा एक चीज़ मैंने आपको बताया कि जो कंटेंट आप हाईएस्ट लेवल का देखते हैं, बार बार मैं आपको कहता हूँ, और आज भी आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जो 5am सीरीज़ है और द हिंदू की सीरीज़ है, दोनों के टॉपिक्स नोट कर लो। किसी भी चैलेंज पे, यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप देख लो कि आपका कंटेंट किस तरीके से और आप दूसरों को कंटेंट कैसे डिलीवर किया जाता है, आपको डिफरेंस लगेगा। ये बोलने का मेरा सिर्फ एक रीज़न जो एक सबसे बड़ा है ये है कि अगर आप एक चीज़ पर ट्रस्ट कर लोगे तो उसके बाद आप दूसरी चीज़ों पे फोकस करोगे। इसमें किसी को छोटा दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही छोटे पर्सन हैं, बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े वो लोग हैं, हम लोग का ना कोई मिलियंस में व्यूज़ आते हैं ना कुछ ऐसा है। बट मैं सिर्फ आपको इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि एक ट्रस्ट डेवलप होगा, और उस ट्रस्ट के बेसिस पे आप दूसरी चीज़ों पे फोकस कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि दिन भर आप करंट अफेयर्स करोगे, जो कि सही तरीका नहीं है। आपको पता है कि यार मैंने हिंदू कर लिया, 5am सीरीज़ कर लिया, मेरा मोर देन सफिशिएंट है, बाद में फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको बस स्टैटिक पार्ट कवर करना है। आप जब इन चीज़ों को नहीं करोगे ना, उसके बाद फिर आपको शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम के पास जो है वो परेशान हो गए। मतलब फिर तो आप शॉर्टकट ढूंढोगे, ये कंपाइलेशन आया, वो कंपाइलेशन आया, दुनिया भरदारी चलती रहेगी। तो ये थोड़ा सा देखना है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे ये कभी भी ये मत मान के चलना कि मैं आई एम ट्राइंग टू से कि कुछ ये ख़राब है वो ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कंटेंट खास तौर से जो हिंदी माध्यम के बच्चों को दिया जाता है वो इतना क्वालिटी का नहीं है। चाहे बड़े जो भी हिंदी माध्यम में बड़ी संस्थाएँ हैं, आप उनके कंटेंट को देख लो, बहुत ही ख़राब कंटेंट है। मतलब यूपीएससी के कंटेक्स्ट की बात करें, बहुत ही ख़राब कंटेंट है ये, इसीलिए रिजल्ट नहीं आता। अब यूपीएससी के वेबसाइट पे ना पड़ा हुआ है, अभी भी पीडीएफ पड़ा है, मैंने वीडियो भी बनाया, जाके देख लो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का कंटेंट जो है। कंटेंट ही एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि देखो मेहनत करने वाले तो सारे बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी भाषा से हों, कोई भी माध्यम हो, मीडियम हो, लेकिन क्योंकि कंटेंट अच्छा उनको नहीं मिलेगा, वो भाषा को प्रेफर कर देंगे। कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप काफ़ी मेच्योर्ड हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आपको इस चीज़ में थोड़ा रैशनली सोच के डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। चलो देखते हैं, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, तो कई आर्टिकल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे आपको अगर हम साइमल्टेनियस सिलेक्शन कहते हैं, जिसमें आर्टिकल 83 सब क्लॉज 285 है, जो कि ड्यूरेशन और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा से रिलेटेड है, मतलब लोकसभा को कब डिसॉल्व करना है, जैसे अभी 5 साल के लिए होता है। ऐसे आर्टिकल 172(1) एंड 174(2), ये भी डिसोल्यूशन एंड ड्यूरेशन डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। इसी तरीके से
आर्टिकल 85(1) और 174 जो कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को अलाउ करते हैं कि वो लोकसभा और विधानसभा जो है उसको डिसॉल्व कर सके, और है ना, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। फिर उसके बाद आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2, इसमें जो टेन्योर है लोकसभा का उसको 1 साल से इंक्रीज किया जा सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी बीइंग प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352, मतलब आर्टिकल 352 के तहत 1 साल के लिए जो है ड्यूरेशन को इंक्रीज किया जा सकता है। आर्टिकल 172 सब क्लॉज 1 सिमिलर प्रोविजन स्टेट असेंबलीज के लिए है। अब इसको थोड़ा सा रिपील करना पड़ेगा, और इसमें कई कंट्री, जैसे मान लो कहीं पे 1 साल पहले ही ड्यूरेशन ख़त्म हो जाए या 1 साल पहले ही मेजोरिटी में ना रहे, तो उस समय को आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, पावर देनी पड़ेगी। तो ये सब चैलेंजेस आएंगे। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ पास होने के बाद 10th शेड्यूल, जिसमें 52nd अमेंडमेंट जो एक्ट है, और लेटर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट SR बोमाई केस की बात करें, उसके बाद हाई कोर्ट जजमेंट जो रामेश्वर प्रसाद केस है, अब उसमें कहा गया द डिसीजन टू डिसॉल्व द विधानसभा एंड इम्पोज प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये चीज़ कही गई थी, ये थोड़ा सा याद रखना कि इट विल फॉल अंडर द जुडिशियल रिव्यू पार्ट। मतलब जो जुडिशियल रिव्यू है, मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाएगा एज पर आर्टिकल 356, जिसके तहत डिसॉल्व कर दिया जाए वहाँ की, सपोज करो विधानसभा रे सब जो है डिसॉल्व के, तो इट विल फॉल अंडर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू होगा तो इसमें मान लो किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे मान लो मेजोरिटी नहीं है, कोई भी रीज़न है, तो उसको डिसॉल्व कर दिया। अब उसमें जुडिशियल रिव्यू है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, देखेंगे कि डिसीजन सही है कि नहीं सही, तो उसमें भी बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं आपकी अराइज होंगी। तो पॉसिबिलिटी है कि वो फिर जैसे मान लो जुडिशियल रिव्यू है और कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये जो असेंबली को डिसॉल्व किया गया इसका डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है, तो रिस्टोर कर सकते हैं। तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, क्योंकि आप खुद समझो कि कहीं पे 5 साल हर जगह तो नहीं होगा ना। कुछ ही स्टेट है जहाँ पे लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन साथ हो सकते हैं, 3-4 स्टेट्स हैं उसमें। तो ये एक चैलेंज है। अब अगर आप सारे स्टेट्स और सेंटर का इलेक्शन एक साथ कराने चाहते हो, तो किसी का मतलब 5 साल सबका एक साथ कंप्लीट होना चाहिए ना। जिनका नहीं कंप्लीट होगा तो उसमें क्या करोगे, आप उस असेंबली को डिसॉल्व करोगे और वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दोगे। अब उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा दोगे तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर टू बी अगेंस्ट द फेडरल स्पिरिट की बात अगर किया जाए। फिर इसमें बहुत सारी जो चीज़ें आपको करनी है, उसमें लगभग आर्टिकल 368 जिसके तहत जो स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट है, उनका रेटिफिकेशन भी ज़रूरी है, उनकी सहमति भी जो है वो आपकी ज़रूरत है। एंड यहाँ पे फिर ये भी कहा गया कि ये भी बड़ा मुश्किल काम है कि किस तरीके से आप सेंटर, स्टेट और लोकल इलेक्शंस को कैसे आप लिंक करते हो। तो लोकल गवर्नमेंट की बात करें जो कि स्टेट सब्जेक्ट है, और ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करें, सारे जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं, तो पंचायत राज एक्ट, म्यूनिसिपल एक्ट, ये सारे जो एक्ट हैं इनके तहत उन्होंने पास भी किया। और हर स्टेट्स का अपना एक एक्ट है, अपना एक तरीका है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को डील करना, जो भी सारी चीज़ें। तो अगर आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर दो कि चलो साइमल्टेनियस इलेक्शन में आप लोकल लेवल के इलेक्शंस भी इंक्लूड कर लो, और तीनों को सिंक्रोनाइज करना, ये बहुत संवैधानिक लेवल पे बहुत चैलेंजेस है। तो देखो, ये अच्छे आर्गूमेंट, अल्टीमेट आर्गूमेंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल याद रखना, उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग इसका जो PDF हो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2.23 लाख करोड़ टू बाय 97 तेजास और प्रचंड हेलीकॉप्टर है। ये देखो, ये सब, अब देखो मैंने आपके लिए टॉपिक क्या नहीं, ये तो न्यूज़ है यहाँ, तो ये न्यूज़ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें क्या प्रश्न पूछेंगे। ऑल्दो कुछ कभी आप इंडिया के सिक्योरिटी डायमेंशन को मेंशन कर रहे हो तो ये हाईलाइट कर सकते हो, बट यहाँ पे हमारे डिफेंस से रिलेटेड जो टॉपिक है GS पेपर 3 में, उसमें एक टर्म आता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। अगर आपसे पूछे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है? तो कोई भी मिलिट्री जो इक्विपमेंट होता है उसका पहला कदम होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, और उसके बाद फिर जो भी टेंडर और सब जारी किए जाते हैं। तो बस इतना आपको देखना है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है उसको अप्रूव किया जाता है, उसके बाद फिर टेंडर और ये सब जारी किए जाते हैं। फिर एक आपका एंटी शिप मिसाइल है MRASM, दैट इज़ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सुपर सोनिक मिसाइल है जो कि लॉन्च वर्टिकली की जाती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो लॉन्च की जा सकती है। तो कई प्रकार के एयरक्राफ्ट, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ये इनको ट्रैक कर सकती है, उनको नष्ट जो है वो कर सकती है। और ये लाइट वेट सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। एंड कोई भी, मतलब कोई इंडियन नेवल शिप में मान लो कोई है, उसमें उसको टारगेट किया जा सकता है, मतलब शिप को भी टारगेट किया जा सकता है। एक शिप में ये मिसाइल है, दूसरी शिप को भी ये टारगेट आपका किया जा सकता है। एंड यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 8 सबमरीन वॉरफेयर हैं
वो भी डेवलप की गई हैं बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब इनका नाम INS माहे, INS मलवान और INS मंगरोल है। तो 3-4 आर्टिकल्स हैं उनके साथ, एक साथ ही ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक साथ ही इंक्लूड कर ली है। तो ये क्या है, ये शिप टू बी नेम्ड INS माहे, INS मलवान एंड INS मंगरोल, ये ध्यान में रखना। नेवी गेट्स रेडी फॉर इट्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हम, ये डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, मिलन करके है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये मिनल बाइनियल नेवल एक्सरसाइज, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया था 1995 में अंडमान निकोबार रीजन के अंदर, एंड ये 2001, 5, 16, 20 ये इन साल के अलावा हर साल ये इलेक्शन आपकी एक्सरसाइज आपकी हुई है। 2001 और 2016 जो है ड्यू टू इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो हुआ था, मतलब कई रीजंस हैं। 2005 में रेशेड्यूल किया गया था 2006 को, 2004 की सुनामी की वजह से 2020 एडिशन जो है पोस्टपोन ड्यू टू 2022 कोविड-9 की वजह से। पहले स्टार्टिंग में इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड थे 1995 के एडिशन में। उसके बाद कई सारे देश इसका जो है हिस्सा आपका बन गए हैं। अब इंडिया की अगर बात किया जाए तो इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए, देखो लुक ईस्ट पॉलिसी बेसिकली हमारी एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी जिसके तहत भारत साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशियन देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। तो मिलन जो है इसको एक्सपैंड किया गया विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड जो सागर अप्रोच है, सागर अप्रोच खासतौर से इंडियन ओशन रीजन के लिए होती है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, जिसमें इंडिया का ये मानना है कि जो ये समुद्र है ये एक प्रकार का ब्रिज है जो दो देशों या दो कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। तो इसकी जो अपॉर्चुनिटी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि देशों में पीस और प्रॉस्पेरिटी लेकर आना चाहिए, और रिसोर्सेज को सभी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो, ना कि जो देश बड़ा है उस वही सारा बेनिफिट ले ले, जैसे चाइना की सोच है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन इंक्रीज फ्रॉम 6 रीजनल कंट्री टू 18 कंट्रीज इन 2014। इंडिया की नेवी जो इंगेजमेंट है विद फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़, उनके साथ हमारा इंगेजमेंट नेवल लेवल पे बढ़ता चला गया है। कई जो रीजनल देश हैं वो भी इसका हिस्सा आपका बन रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट है नॉट फॉर लार्ज नेवल गैदरिंग, तो इसलिए ये जो इवेंट है टू मेनलैंड और विशाखापट्टनम जो है शिफ्ट किया गया, और हेड क्वार्टर जो ईस्टर्न नेवल कमांड है वाज नॉमिनेटेड टू होस्ट द इवेंट। तो मतलब जो हेड क्वार्टर है ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड का, उसको होस्ट करने की बात की गई। मतलब ये 2022 की बात है, ठीक है। इंडिया जो है अभी नेक्स्ट ईयर को एक्सरसाइज मिलान जो है फरवरी 2024 के अंदर दोबारा से करेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 2022 वाली है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब ये 2022 में मतलब 2024 में होगी तो फिर आर्टिकल कुछ ना कुछ आएगा, तब हम डिस्कस कर लेंगे। अब इंडिया ने देखो मैरीटाइम लेवल पे अपनी रीच को इंक्रीज़ किया है। इसमें कई सारी, जैसे एक तो मोबाइल ट्रेनिंग टीम्स बनाई गई हैं। मतलब मोबाइल ट्रेनिंग टीम्स का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये मूव कर सकता है, और वहाँ पे डिफरेंट जो नेवल, जैसे मान लो श्रीलंका कोई भी देश है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है कई लेवल पे, ठीक है। लाइक अंडर टूक ऑपरेशनल सी चेक्स ऑफ शिप ऑफ 2 फ्रेंडली कंट्रीज़। तो ये सब किया जाता है, जैसे कैसे आप शिप्स का चेक करोगे कि कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, ये सब। तो यहाँ पे क्या है कि नेवल लेवल पे किस तरीके से कोऑपरेशन इंक्रीज़ किया जाए और कैसे इंडियन ओशन रीजन को सिक्योर किया जाए, उसमें अगर आप मैरीटाइम सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में आप कुछ लिखते हो तो उसमें मिलन एक्सरसाइज, या फिर जो मैरीटाइम समुद्र में जो आउटरीच है, आउटरीच का मतलब हम पहुँचना चाहते हैं समुद्री लेवल पे, जो अलग अलग जो नेवीज़ हैं उनके साथ मिलकर हम पहुंचना चाहते हैं एक दूसरे के पास, चाहे वो श्रीलंका हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या दूसरे कोई इंडोनेशिया, मलेशिया हो, इनके साथ एक कोऑपरेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो समुद्री लेवल में हम कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब आपके जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, मोबाइल ट्रेनिंग जो टीम्स हैं उनके माध्यम से सब तक रीच कैसे किया जा सकता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर। अब देखो ये जो COP28 की समिट शुरू हुई है, 2-4 दिन चलेगी, तो इसमें बहुत सारी बातें अपने आप आएंगी। तो ये एनवायरनमेंट, तो मैंने आपको बोला था कि आप COP28 नाम से कुछ पेजेस छोड़ के रखो जो कंटेंट आ रहा है, क्योंकि ये शुरुआत कल से हो गई है इसकी। तो COP28 की जो मीटिंग है उसमें कई सारी चीज़ें आएंगी, उसमें नोट करते जाना, एक साथ नोट कर लोगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसे ऐसे डायमेंशंस आएंगे ना जो कि किसी मैगजीन में नहीं आएंगे। वो तो एक एक थोड़ा बहुत पॉइंट्स जो उनको मिलेगा वो कर लेंगे, क्योंकि रोज़ को कोई न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारे जैसे लोग ही जो है जिनका काम न्यूज़पेपर से रिलेटेड है वही रोज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो 28th जो कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग है, और इसमें जो लॉस एंड डैमेज फंड है इसको ऑपरेशनल करने की बात की गई, मतलब इस पर एग्री किया गया है। लॉस एंड डैमेज फंड हमने कल भी डिस्कस किया था कि देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो
प्राकृतिक आपदा जो आई है और उससे काफ़ी ज़्यादा जो डैमेज हुआ है ऑलरेडी हो चुका है। देखो एक तरफ तो एडाप्टेशन होता है, एक होता है मिटिगेशन। एडाप्टेशन का मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें हम कैसे अपने आप को अडाप्ट कर पाएँ। जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर में परिवर्तन आया तो हम कैसी क्रॉप को अच्छी यूज़ करें जिससे कि एग्रीकल्चर बहुत इंपैक्ट हो, तो अपने आप को अडाप्ट करें। मिटिगेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए उनको उन फैक्टर्स को रिड्यूस करना। मान लो ग्रीन हाउस गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्रीन हाउस गैस के लेवल को रिड्यूस करना, ये मिटिगेशन फैक्टर में आता है। लॉस एंड डैमेज फंड का काम क्या है कि ऑलरेडी जो लॉस हो चुका है, डैमेज हो चुका है, उसको कंपनसेट प्रोवाइड करना, वो लॉस एंड डैमेज फंड का, तो उस पर एग्री किया गया। अब अभी फिलहाल के लिए तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक में एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट है, उसके द्वारा मैनेज आपका किया जाएगा। एंड यहाँ पे लगभग $250 मिलियन इतना कमिटमेंट कंट्रीज से आपका लिया गया है। पहली बार इस फंड को अनाउंस किया गया था COP27 जो 27वीं मीटिंग हुई थी शर्म शेख इजिप्ट के अंदर। अभी वर्ल्ड बैंक इंटरिम होस्ट होगा फॉर 4 ईयर्स, उसके बाद इसको इंडिपेंडेंट लेवल पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अप्लाई मतलब दे कैन अप्लाई फॉर, एंड एवरी कंट्री हैज़ बीन इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू द फंड। मतलब सभी लोग जो है इस फंड को कंट्रीब्यूट भी इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया टू सेट टू लॉन्च एक्सरे पोलैरीमीटर सेज इसरो। आज बहुत सारे टॉपिक्स आए हैं, मान लो इस वजह से मुझे थोड़ा सा समय भी 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग गया रीड करना, क्वेश्चन फ्रेमिंग करना। अब ये टॉपिक देखो, यहाँ पे हम एक टॉपिक आ जाता है वो इसरो से रिलेटेड है, एंड द नेम इज़ एक्सपोसैट मिशन। ठीक है, एक्सपोसैट मिशन, इसको थोड़ा समझना बहुत आसान टॉपिक नहीं है। तो ये इसरो का मिशन है, जीएस पेपर 3 में नोट करना। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद ही फिर जो बातें लिखी हैं वो समझना। देखो जो लाइट होती है ना, तो ये जैसे ये लाइट आप देख रहे हो ना, तो जैसे मान लो ये लाइट ऐसे मूव कर रही है, अब ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड मतलब देखो डिफरेंट लेवल पे इसके ऐसे वेव्स जो है वो प्रेजेंट है, इधर भी इधर भी इधर भी। फिर एक फिल्टर से ये गया और ये पूरे तरीके से सीक्वेंसली इस टाइप से ये लाइट पोलराइज्ड हो गई। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो ये पोलराइज्ड लाइट हो गई। जैसे मान लो यहाँ से पोलराइज्ड एक्सरे गया, ये इस टाइप से एक्सरे ऐसे मूव किया गया, सैंपल में ऐसे गया, फिर इसका एक एनालाइज़र होता है, फिर इसको डिटेक्टर होता है। तो जो ये प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन, ये क्या है, जब लाइट वेव्स जो है वो वाइब्रेट करती है मोर देन वन प्लेन। जैसे मान लो लाइट वेव इधर भी वाइब्रेट कर रही, इधर भी कर रही, इधर भी कर रही, इधर भी कर रही, इधर भी कर रही, ये अनपोलराइज्ड लाइट होती है। जब एक ही प्लेन में लाइट वाइब्रेट करती है तो ये पोलराइज्ड लाइट होती है। तो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने को ही पोलराइजेशन बोला जाता है। तो ये आज के टाइम पे काफ़ी इस्तेमाल भी इसका किया जाता है, जैसे गाड़ियों की लाइट और इन सब में भी इस्तेमाल आपका किया जाता है। इसी तरीके से एक टर्म और पहले समझो, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि दैट इज़ द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट एंड अदर रेडिएशन बाय मैटर। तो जैसे मान लो इसमें ये कहा गया कि जैसे मान लो कि कोई सैंपल है, जैसे मान लो ये सैंपल है, ये लाइट आई, लाइट इस एब्जॉर्ब हुई, और ये जो सैंपल है इससे एब्जॉर्ब होने के बाद लाइट अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है और फिर उसको स्टडी किया जाता है। इसको हम जिसके माध्यम से ये होता है, स्टडी किया जाता है, उसको स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या मतलब हुआ, लाइट फॉल की सैंपल पे और वो अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई, तो इस जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, और जो प्रोसेस होगा उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं जो इस मिशन के बारे में चीज़ें, क्योंकि ये दो टर्म अगर आपको नहीं पता होंगे तो मिशन में क्या चीज़ें हो रही हैं वो हमें समझ में नहीं आएंगी। तो देखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पहला एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया। पोलैरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसका नाम रखा गया XPO-SAT, मतलब टू बी लॉन्च्ड है, प्लान टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एक्सरे पोलैरीमीटर, मतलब प्लान किया है। अब इसमें क्या है, देखो, इन्वेस्टिगेट द पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्सरे सोर्स। अब ये आप शब्द समझो, पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे। अब ये डायग्राम देखो यहाँ पे, पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे का मतलब क्या हुआ कि ये पोलराइजेशन को मैंने आपको बता दिया, ये होता है। अब ये जो पोलराइज्ड एक्सरे है, इनको स्टडी करना। ठीक है, ये जैसे कोई सोर्स से पोलराइज्ड एक्सरे आ रही है तो इसको स्टडी करना, इस तरीके से ध्यान से समझ लेना, मैंने बता दिया आपको। फिर इसरो ने कहा कि उसका स्पेस बेस्ड एक्सरे जो एस्ट्रोनॉमी है वो इस्टेब्लिश की गई थी इन इंडिया, फोकस करना इमेजिंग
टाइम की स्टडी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो आप शब्द समझो। एंड यहाँ पे इन सब में एक्सपोसैट मिशन एक मेजर वैल्यू एडिशन होगा। मतलब इंडिया ने पहले एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, देखो यहाँ पे आपसे प्रश्न आ सकता है एक्सरे एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। एस्ट्रोनॉमी जैसे आप पूरे जो यूनिवर्स में चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर आ रहा है। अब उसमें जब एक्सरे कंपोनेंट पर जब बेस्ड होता है, जैसे इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, जब आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो बेस्ड होता है इंफ्रारेड जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इसी तरीके से एक्सरे जो है पार्ट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है, उसके पर बेस्ड जो आपकी एस्ट्रोनॉमी होगी उसे हम एक्सरे एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो अब जैसे मान लो कोई भी लाइट है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो आप डिवाइड करते हो तो ये आप स्टडी कर सकते हो, दैट फॉल्स अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें आप लोगों ने स्टडी की होगी जैसे विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, गामा रेज, एक्सरे, ये सब कुछ इसमें आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सरे पार्ट को यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉमी के लिए। अब ये जो पहले से प्रयास किया जा रहा है इसरो के द्वारा, अब उसमें एक एक्सपोसैट मिशन भी इसी को सप्लीमेंट करने के लिए लॉन्च करने की बात की गई है। अब यहाँ पे क्या है कि introduced a novel dimension of X-ray astronomy, generating anticipation, excitement within the scientific community। मतलब क्योंकि एक्सपोसैट जो है इट विल ऐड एक्स्ट्रा डायमेंशन टू द एक्सरे एस्ट्रोनॉमी। अब ये जो लॉन्च किया जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब देखो एक तो होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एक होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस पर मैंने पहले भी चर्चा कर रखी है। आप ये समझो कि जो GSLV है वो हाईली एडवांस्ड है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की बात करें तो कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है वो इतना एडवांस नहीं। तो इस पर मैंने काफ़ी चर्चा कर रखी है। अगर आपको इस पर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो लॉन्च व्हीकल्स और ये सब होते हैं ना, इनको आपको स्टडी करना चाहिए। एक्सपोसैट जो है ये लोअर अर्थ ऑर्बिट से जो है ऑब्जर्व करना, लोअर अर्थ ऑर्बिट लगभग 650 मतलब 400, 500, 600 किलोमीटर अर्थ सरफेस से इसको लॉन्च किया जाएगा। एंड 2 मेजर पेलोड्स मतलब अपने साथ ये लेकर जाएगा जो कि स्टडी करेगा डिफरेंट लेवल पे। जैसे मान लो कोई भी सोर्स है और उससे एक्सरे जो निकल रहा है, एक्सरेज जो निकल रही है, तो उसमें कई सारी चीज़ें स्टडी की जाएंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, पोलराइजेशन, इन सब चीज़ों को स्टडी किया जाएगा एक्सरे। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने बताया, एक्सरे का अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि ये लोग स्टडी करेंगे ये जो लाइट है, पोलराइज्ड लाइट को स्टडी करना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट को स्टडी करना, ये सब आपका जो है किया जाएगा। अब इसमें एक्सरे की पोलराइजेशन, उसकी एनर्जी को मेज़र करना, ये सेम सी चीज़ इसमें रिपीटेड है। फिर इसमें जो मेन है पॉलिक्स करके है, पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे। ये पोलैरीमेट्री पैरामीटर मतलब जो पोलराइजेशन है किस एंगल पे है, कितने डिग्री का है, इसको देखना। तो बस ये लाइन लिख लेना कि पॉलिक्स का काम क्या है कि डिग्री एंड एंगल ऑफ पोलराइजेशन उसको स्टडी करना। उसके अलावा सेकेंडरी जो पेलोड है जिसका नाम एस्पेक्ट करके है, दैट इज एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। आई थिंक आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द का मतलब समझ में आ गया है। तो इसमें क्या है कि इससे स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मतलब जो लाइट है उसके डिफरेंट कंपोनेंट को स्टडी करना। तो ये 2 मेजर पेलोड्स हैं, मतलब इनके साथ जो 2 बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जाएंगे, एक पॉलिक्स नाम है और एक एस्पेक्ट करके नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्प्रेड ऑफ एड्स कैन बी स्टॉप्ड विद साइंस बैक्ड प्रोटोकॉल। अब देखो न्यूज़पेपर में खुद इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा, ये आपको ध्यान में रखना है कि संडे को रात को 9 बजे आपका प्रीलिम्स एडवांस टेस्ट सीरीज़ का 7th टेस्ट है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। प्लीज़ उसको बहुत सीरियसली लेके अपना करें। रिजल्ट मैंने 6th टेस्ट का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया है, आप पुराने कम्युनिटी पोस्ट देख लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो HIV एड्स की बात करें तो जो ऑलरेडी उससे डील करने के लिए हमारे पास एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो जो भी लोग HIV से ग्रसित होते हैं वो एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन यूज़ करते हैं। इसमें रेट्रोवायरस क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी को HIV एड्स है तो वो इस एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन का इस्तेमाल आपका वो लोग करते हैं। इसे हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी कहते हैं। इसमें कई दवाइयाँ और ये सब आपकी इंक्लूडेड होती हैं। अभी कुछ चीज़ें डेवलप की गई हैं, दैट इज़ प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मेडिकेशन। अभी बस इतना आप याद रखना कि
जो ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मेडिकेशन है ये भी HIV एड्स से ही रिलेटेड है, उसे डील करने के लिए। और इसमें कुछ दवाइयाँ जो है वो आपका दी जाती हैं, जैसे मान लो कुछ इंजेक्शन के माध्यम से दवा दी जा सकती है। जैसे एक दवा है कैबेटोग्रेविर करके दवा है, ये दी जा सकती है, हर 2 महीने में इंजेक्शंस जो हैं वो दी जा सकती हैं, एंड दे विल हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम HIV। तो थोड़ा सा आप बस इतना ध्यान में रखना। रिसेंटली प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मेडिकेशन न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, और कैबेटोग्रेविर करके न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड, HIV से डील करने के लिए कुछ ऐसे ये मेडिकेशन है। ये एक लाइन याद रखने से कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, प्रीलिम्स का प्रश्न इसमें बन सकता है। तो यहाँ पे देखो रेट्रोवायरस की बात अगर की जाए तो क्या मतलब होता है। देखो जो रेट्रोवायरस होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, RNA उनका जेनेटिक मटेरियल, बट ये DNA डिपेंडेंट स्टेप्स देयर रेप्लिकेशन। मतलब ये क्या है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पर बेस्ड होते हैं। देखो क्या होता है, जब DNA होता है ना, DNA से RNA जब बनता है तो इसके लिए शब्द यूज़ करते हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और जब RNA से DNA बनता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये ध्यान में रखना है। DNA से RNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से DNA बनता है उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसी के माध्यम से, क्योंकि देखो जो वायरस होता है वो RNA बेस्ड होता है, बट जब मान लो ह्यूमन सेल को अफेक्ट करता है तो वहाँ पे अपना जो जेनेटिक मटेरियल उसको इंसर्ट करना है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से वो अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करके और फिर सेल को इन्फेक्ट करता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे वो वायरल डबल स्टैंडर्ड DNA वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करके उसको इन्फेक्ट कर देता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ डेटा है। जैसे मैंने आपको कहा बहुत ज़्यादा कंटेंट आज आपका आया है और उसको पढ़ना, रिकॉर्ड करना सेशन, इसलिए थोड़ा सा आज हम लोग फिर अपलोड करना, इसमें सब टाइम लग गया आज, ठीक है। जल्दी 9-9:15 बजे हमारा सेशन आ जाता है। एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ डेटा आप देख लो, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। सो आउटडोर एयर पोल्यूशन जो सोर्स है लगभग 2.18 मिलियन डेथ पर ईयर। अब ये चीज़ आप कोट कर सकते हो अगर बात किया जाए ना, तो आई थिंक इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए, एयर पोल्यूशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इन इंडस्ट्री, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें लगभग 5 मिलियन एक्स्ट्रा डेथ अ ईयर देखने को मिलती है, मतलब वर्ल्ड ओवर की बात है यहाँ पे। एंड इसमें 8.3 मिलियन जो डेथ है वर्ल्ड वाइड ड्यू टू एम्बियंट आउटडोर एयर पोल्यूशन। आउटडोर मतलब बाहर, जैसे दिल्ली में खतरनाक आपका एयर पोल्यूशन है, तो इससे जो ओवरऑल एज है वो भी रिड्यूस होती है, लाइफ का जो ड्यूरेशन है वो भी आपका काफ़ी हद तक रिड्यूस होती है। ये सब फैक्टर्स, मतलब ये चीज़ जब आप मान लो, आप ये कैसे ये डेटा आप कोट कर सकते हो, आप कोट कर सकते हो जब आप हाईलाइट करते हो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कि क्यों हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, तो ये सब बातें मेंशन कर सकते हो कि जल्द से जल्द ट्रांजिशन जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन 3.0, कमीशन एंड ओमिशन। अब इसमें उन्होंने अपनी पूरी बातें बोली हैं, तो मैंने एक साथ ही पूरा का पूरा कंटेंट वैसे पहले भी पढ़ा दिया था, लेकिन जो ये ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल है इसके मैंने सारे प्रोविज़न एक साथ इंक्लूड कर लिए, क्योंकि इसमें पूरे आर्टिकल में इन्होंने अपना ओपिनियन दे रखा है, ऐसा है वैसा है इस टाइप की। बट जनरली ऐसे क्वेश्चंस अगर फ्रेम भी हो गए तो प्रोविज़न के कंटेक्स्ट में जो है वो पूछ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा ओवरऑल ही देख लेते हैं। तो देखो ये जो ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल है, इसका जो ड्राफ्ट बिल है, इस पर क्या क्या चीज़ें हैं। पहला कि जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है, ब्रॉडकास्ट करना ना, जैसे मान लो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में बहुत सारे चैनल्स आ जाते हैं, अब इसमें इन्होंने नई नई चीज़ें और भी इंक्लूड किया, आगे डिस्कस करेंगे। तो सारे अलग अलग जो लीगल फ्रेमवर्क है उनको कंसोलिडेट करने की बात की गई है। कैसा कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जैसे कोई डिजिटल न्यूज़ है या करंट अफेयर न्यूज़ दे रहा है तो वो किस प्रकार का कंटेंट दे रहा है, तो कंटेंट इवैल्यूएशन टीम एक बनाई गई है। फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल का भी गठन किया गया है, पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, और ये जो है जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है वो कैसे कंटेंट को एक्सेस कर सके उसका भी प्रावधान है इसमें। तो ये कुछ समरी टाइप पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें की हाइलाइट्स देख लें। एक तो क्या है, कंसोलिडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया गया। इसमें क्या है कि जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसके अंदर इसमें इन्होंने अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल न्यूज़, करंट अफेयर्स जो जनरली IT एक्ट 2000 के तहत रेगुलेट हो रहे थे, तो इनको सेपरेटली ब्रॉडकास्टिंग एक्ट के परव्यू में लाया गया है। जो डिजिटल न्यूज़ है, करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स टाइप जो है, तो इनको सब एक सिंगल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, मतलब एक सिंगल लॉ बना के इन सबको रेगुलेट किया जाए।
तो एक तो ये पहला काम किया गया है। दूसरा जो आप कह सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी डेफिनेशंस और फ्यूचर रेडी प्रोविजंस, इट मीन्स क्योंकि देखो बहुत सारी अल्टीमेट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंटेंट को ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है, तो वो जो लेटेस्ट चीज़ें उनको भी इंक्लूड किया गया है। सेल्फ रेगुलेशन को इन्होंने प्रमोट किया है और इसके लिए जैसे कंटेंट इवेल्युएशन कमेटी का गठन करने की बात की गई है। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो है एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के धीरे धीरे इवॉल्व होके और एक उसे कैसे और ज़्यादा पार्टिसिपेटिव बनाया जाए, मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर इसका हिस्सा हों, और ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल का गठन करने की बात की गई है। फिर आपके पास डिफरेंशिएटेड प्रोग्राम कोड एंड एडवाइजमेंट कोड, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट कोड का मतलब हुआ कि डिफरेंट जो भी प्रोविजंस प्रावधान है कि आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ये ऐसा नहीं कर सकते, जो भी है, तो एक सिंगल लॉ उसके लिए होगा, और मतलब सिंगल लॉ होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफरेंट लेवल पे डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रकार का ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है उसमें कुछ छूट दी गई है, मतलब थोड़ा डिफरेंशिएटेड अप्रोच है, एक समान अप्रोच नहीं है इसमें, ये भी कहा गया है। तो डिफरेंशिएटेड अप्रोच है एडवर्टाइजमेंट कोड को लेके, जिसमें जो भी कंटेंट है उसका क्लासिफिकेशन ब्रॉडकास्टर के द्वारा किया जा सकता है। फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो कंटेंट को एक्सेस कर सके, इस पर भी प्रावधान लगा गया है। फिर इसमें पेनल्टी और फाइन्स की बात की गई है, जिसमें एडवाइजरी, वार्निंग और ये सब जो है मॉनेटरी पेनल्टी, ये सब भी इंक्लूड किया गया है कि अगर मान लो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते हैं तो उसमें प्रावधान डाला गया है, जिसमें सजा वजा भी हो सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है, ये सब भी है। फिर उसके बाद जो भी पेनल्टी लगेगी तो उसमें क्या है कि जैसे इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिशन पे है, उसमें बस ये है कि मान लो एक्स काम करोगे तो फिर आपको ये इतनी पेनल्टी लग जाएगी, तो एक इक्विटेबल अप्रोच फॉलो किया गया है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की बात आपकी की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग मतलब है कि मान लो एक ब्रॉडकास्टर के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे के साथ शेयर किया जा सकता है। और इसमें एक कंसेप्ट भी है राइट ऑफ वे, जैसे इसका एग्जांपल सबसे अच्छा, जैसे रोड के किनारे पोल है, अब उसमें क्या है, उस पोल में मल्टीपल जो है एयरटेल वाला भी यूज़ कर रहा है और उसको जो है जियो वाला भी यूज़ कर रहा है, इस टाइप से। तो ऐसा नहीं कि वो सब अपना अपना पोल वहाँ खड़ा कर देंगे, क्योंकि फिर सारे घर के आगे पोल ही खड़े रहेंगे, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की भी बात की गई है। तो ये सारे प्रोविजंस प्रावधान आपको याद रखना, पहले भी मैंने इसको कंटेंट पढ़ा रखा है, ये रिपीट हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन, देख लो आज का। साइमल्टेनियस इलेक्शन इज गुड फॉर इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम बट टू एन एक्सटेंट, ठीक है, 10 नंबर में लिखना है। आपके क्वेश्चंस मैं सैटरडे संडे को आंसर चेक कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है, ठीक है, बट आप लोग प्लीज़ लिख के भेजते रहो। आप ये मत सोचो कि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप लिखते जाओ, इससे जो आपका मोमेंटम बनेगा ना वो थोड़ा सा बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। कोई क्वेरी है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी इशू है, पर्सनल इशू इन द सेंस कई लेवल पे जो चीज़ आपको स्ट्रेस कर सकती है, किसी वजह से आपका मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, जो भी कोई रीज़न हो, तो आप मुझसे ज़रूर से कनेक्ट करें, है ना। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना या टेंशन किसी चीज़ को लेकर नहीं आपको रखना है, आप मुझसे जुड़ें, बात करना है, ऐसा कोई अर्जेंसी है, कुछ भी है तो आप मुझसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं, एक बार मैसेज करके, ठीक है। एकेडमिक लेवल पे भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर दें। अब सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग डाउनलोड करें, और एग्रीकल्चर ऑप्शनल जैसा मैंने आपको कहा चल रहा है, अभी भी मौका है, ज्वाइन करें, जरूर से ज्वाइन करें, बट ज्वाइन करने से पहले एक बार मुझे मैसेज जरूर से करें। और ये ऑप्शनल आप कंप्लीट कर लोगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का रास्ता भी आपके लिए ओपन हो जाता है। और अभी जो है जो आपका 7th टेस्ट है, 6 ऑलरेडी हो चुके हैं, अब जितना आप पीछे करोगे, जितना चीज़ें बैक आपका बर्डन ऐड होता जाएगा, बाद में यही स्ट्रेस का रूप ले लेता है। फरवरी में आपको नींद ओपन होगी और बोले यार मेरे तो 15 टेस्ट छूट गए, अब वो 14 टेस्ट आप देने से रहे नहीं, तो वो आपके लगभग आप मानो कि बहुत सारे 300 400 500 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टॉपिक्स छूट गए, तो ये थोड़ा सीरियसली लेना है। 7th टेस्ट संडे को रात को 9 बजे शेड्यूल्ड है, प्लीज़ इसको गो थ्रू हो, और दिसंबर से पहले आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट कंप्लीट कर लो। इसका कोर्स भी मैं लेकर पूरा सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, जब भी एक एक लेक्चर भी रोज करोगे तो एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो इथिक्स इन गवर्नेंस और टेररिज्म की रिपोर्ट है, सोशल कैपिटल की रिपोर्ट है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है, इसमें कुछ और भी अपडेट मैं करूँगा, तो जब होगा तो बता दूंगा। ये सब कुछ आपको सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है, आप डाउनलोड करें सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल को। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें, थैंक यू।